बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुशामदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज भी मैं मायूस और थका हारा घर वापस आ गया था। रेडी को सारा दिन धक्का लगाते लगाते मेरे तो कंधे ही जवाब देने लगे थे। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही अम्मा ने दरवाज़ा खोला, मेरा लटका मुंह देखकर अम्मा भी समझ गई थी कि आज भी मुझे कुछ पैसे जमा नहीं हुए हों। अम्मा ने मेरा लटका मुंह देखा तो दरवाज़ा खोलकर अम्मा भी ख्वाब हुए खामोशी से अंदर चली गई। मैंने रेडी को धकेल कर अंदर किया और रेडी पे लगे आम संभालने लगा। मैं बहुत थक चुका था। मैंने सारे आम संभाल कर रखे और कमरे में चला गया। अम्मा खामोशी से एक गहरी सोच में बैठी हुई थी। मुझसे अम्मा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं बेहद परेशानी में भी अम्मा के पाँव में जाकर बैठ गया। अम्मा के पाँव पकड़ कर दबाने लगा और अम्मा से कहने लगा, अम्मा मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन खुदा जाने मेरे ये आम बिकने का नाम ही नहीं लेते। मैं सारा दिन रेड़ी को धकेलता गली गली फिरता हूँ, लेकिन फिर भी 1 रुपया इकट्ठा नहीं कर पाता। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। मेरा तो काम दिन ब दिन बढ़ने की बजाय खत्म नहीं होता चला जा रहा है। अम्मा ने मेरी बातें सुनी तो मेरे सर पर हाथ फिरा। मेरी आंखों में आंसू थे। अम्मा ने मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, तू परेशान ना हो बेटा, अल्लाह ने की हमें आजमाइश डाली है और दुआ बस ये है कि हम अल्लाह की दी हुई किसी भी आजमाइश पर पूरे उतर जाएं। अल्लाह पाक हमें इस आजमाइश में कामयाब करे। अम्मा ने अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखा। मैंने अम्मा की गोद में सर रख लिया। मैं जानता था कि आज भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी दिन गुजर चुके थे। मेरी हालत में सुधार नहीं आ रहा था। मेरी कमाई इतनी भी नहीं हो रही थी कि मैं एक वक्त का खाना ही पकवा लेता। कुछ देर मैं अम्मा की गोद में लेटा रहा कि अम्मा ने अचानक से मुझे कहा कि जाओ हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं हैरान होकर अम्मा का मुँह तकने लगा। अम्मा की आंखों में भी आंसू थे। अम्मा कहने लगी, बेटा बुरा वक्त बता कर नहीं आता, लेकिन जब आता है फिर अच्छी तरह आजमा कर जाता है। तुम परेशान हुआ तो अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा इतना मेहनती बेटा है, एक ना एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने अम्मा से पूछा कि खाना आया कहाँ से है। अम्मा ने बताया कि सामने वाले बाजी ने बचा हुआ सालन भेजा था और साथ बचा हुआ आटा बेचा था। वो लोग अपने माँ अम्मा अब्बा के घर जा रहे थे तो कुछ खाना पड़ा था, वो मुझे दे गए कि ज़ाया ना हो। मैंने हाथ मुँह धोया और खाने के दस्तरखान पर बैठ गया। मैं खाना देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और सोचने लगा कि वहाँ रब तो अपने बंदे को भूखा नहीं सुलाता। ये आजमाइश है, एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी, तो वो अपने बंदे का किसी भी हाल में साथ नहीं छोड़ता। मैं ये सोच रहा था और साथ साथ खाना खा रहा था। खाना खाते ही मैंने अम्मा से कहा कि आम संभाल लें, मुझे जल्दी रेडी लेकर जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना मैं ये आम अपने गांव से बाहर जाकर शहर की तरफ बेचना शुरू करूँ। हो सकता है शहर में मेरी आम अच्छी कीमत पर बिक जाए। अम्मा ने कहा, जो भी तुम्हारे हक में बेहतर हो वही होगा इंशाअल्लाह। हम बातें करते हुए अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह फजर की अजान की आवाज़ कानों में पड़ी तो मेरी आँख खुली। मैं जल्दी से उठा, वजू किया और नमाज अदा करने लगा। मैंने रोकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि आज जिस रास्ते को मैं चुनने लगा हूँ मुझे उस रास्ते पे कामयाबी दे, मेरे आम सारे बिक जाएं और मेरी अच्छी कमाई हो जाए। कितने ही दिन गुजर गए अच्छा खाए हुए और मुस्कुराते हुए घर आए हुए। इस बार तो मेरी मदद फरमाना। मैं यही दुआ करता रहा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। देखा तो अम्मा दरवाजे पर खड़ी मुझसे कह रही थी, नमाज से फारिग होकर कुरान पाक की तिलावत भी कर लेना और फिर नाश्ते के लिए किचन में आ जाना। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मैंने अम्मा को हाँ में सर हिलाते हुए जाने दिया था। मैंने नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत की और फिर जल्दी से नाश्ते के लिए किचन की तरफ जाने लगा। मैं किचन में गया तो अम्मा ने रात वाला सालन ही गर्म किया हुआ था और साथ गरम गरम रोटी बना रखी थी। मैंने जल्दी से एक रोटी खाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया, पानी पिया और अपनी रेडी को सजाने लगा। मैंने सब सामान अपनी रेडी पर तरतीब से रख दिया था। अम्मा को अल्लाह हाफिज करते हुए मैं गाँव की गलियों में आवाज़ें लगाने लगा। सुबह का वक्त था, सब लोग जाग रहे थे। हर कोई मेरी आवाज़ तो सुन रहा था। आकर रेडी पर आम देखता, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं था। मगर मैंने हिम्मत ना हारी। मैंने दिल में जो इरादा किया था, मैं इस इरादे को पूरा करने के लिए गांव से बाहर जाने लगा। गांव से बाहर शहर की जानिब जाते हुए एक सुनसान रास्ता था, एक सुनसान सड़क जो जंगल से होती हुई शहर को जा मिलती थी। मैं इस सड़क पर अपनी रेडी को धकेलते हुए शहर की जानिब जाने लगा। जैसे ही मैं इस सुनसान सड़क पर पहुंचा,
تو میں ایک دم سے گھبرا گیا تھا کیونکہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ شارٹ کٹ راستہ تو تھا اور میں نے اسی راستے کو اس لیے اپنایا تھا کہ میں جلدی شہر پہنچ جاؤں۔ شارٹ کٹ راستے سے اس کے علاوہ جو راستہ تھا اس پر گاڑیوں کی اور ٹریفک کی بہت زیادہ بھیڑ تھی، اس لیے میں نے شارٹ کٹ راستہ ہی استعمال کرنا مناسب سمجھا۔ جب میں اس سنسان سڑک کے درمیان میں پہنچا تو چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سڑک کی دونوں طرف گھنا جنگل تھا اور جنگل سے عجیب و غریب قسم کی خوفناک سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے ایک دفعہ تو بہت ہی زیادہ ڈر محسوس ہوا، لیکن میں اللہ کا نام لیتے ہوئے شہر کی طرف جانے لگا۔ کچھ دیر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے شہر کی سڑکیں دکھائی دینے لگی۔ جیسے ہی میں ان سڑکوں پر پہنچا تو ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سوسائٹی تھی جس کی کشادہ سڑکیں تھیں۔ میں ان سڑکوں پر چلنے لگا۔ میں سوسائٹی کے اندر داخل ہو گیا اور صدا لگانے لگا کہ آم لے لو، میٹھے آم لے لو، پہلے چیک کرو پھر دام دو۔ یہ صدا مسلسل لگا رہا تھا، لیکن دور دور تک مجھے کوئی بھی گاہک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اسی امید پر اس سوسائٹی میں ریڑھی دھکیلتا آگے جا رہا تھا کہ شاید سوسائٹی میں بنی کسی کوٹھی کا گیٹ کھلے اور کوئی گاہک نکلے اور مجھ سے کچھ آم خرید لے، لیکن بہت محنت کے بعد بھی میرے کچھ آم بھی نہ بک پائے تھے۔ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا، گلی گلی پھر کر میری اب بس ہو گئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں واپس گھر چلا جاتا ہوں۔ اندھیرا بھی چھانے لگا تھا، لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج بھی اگر میں خالی ہاتھ ہی گھر گیا تو اماں بہت زیادہ مایوس ہو جائیں گی۔ میں یہی سوچتا ہوا گھر واپس جانے لگا تھا کہ اچانک دور سے مجھے کسی نے آواز لگائی۔ میں آواز سن کر رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا تو موٹر سائیکل پر سوار ایک آدمی میری طرف آ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی میری ریڑھی کے پاس موٹر سائیکل آ کر روکی تو مجھ سے آم کے دام پوچھنے لگا۔ میں نے اسے دام بتائے تو کہنے لگا، تم تو بہت مہنگے دام دے رہے ہو، آم بیچ رہے ہو، وہ لگتا ہے صبح سے تمہارا ایک بھی آم نہیں بکا۔ میں خاموش رہا۔ اس نے مجھ سے 5 کلو آم خریدے، لیکن جو دام میں بتا رہا تھا اس سے بھی کم دام اس نے مجھے دے گئے۔ میں نے بہت کہا کہ اب پیسے بہت کم دے رہے ہیں، اتنے میں تو میری خرید بھی نہیں ہے، لیکن وہ آدمی مسلسل بحث کرتا رہا اور مجھے کوئی کم پیسے پکڑا کر چلتا بنا۔ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کیا تھا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو آج کے کھانے کا انتظام تو ہو جائے گا، کچھ نہ صحیح تو آج کھانے کو ملے گا ہی نا۔ شام گہری ہوتی چلے جا رہی تھی، بہت تیزی سے اندھیرا چھائی جا رہا تھا۔ سورج کہیں بادلوں میں چھپنے لگا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ میں نے جنگل کے راستے کو ابھی پار کرنا تھا۔ میں تیز قدم سے گھر کی طرف جانے لگا۔ چلتے چلتے جیسے ہی میں جنگل والی سنسان سڑک پر پہنچا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ سڑک کے دونوں طرف پھیلا گھنا جنگل ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ میں منہ میں اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں سڑک کے درمیان میں پہنچا تو خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے دور دور دیکھا، مجھے دور دور تک سوائے کالے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ میں دن میں دعا کرنے لگا کہ میں خیریت سے گھر پہنچ جاؤں، دوبارہ کبھی بھی اس سڑک سے نہیں جاؤں گا۔ چاروں طرف خوب اندھیرا تھا کہ اچانک ایک درخت کے پاس میری نظر پڑی۔ اندھیرے میں کالی چادر میں لپٹی ایک عورت مجھے دکھائی دی۔ میں نے قریب جا کے دیکھا تو وہ عورت بے حد خوبصورت تھی، جو رات کے اس اندھیرے میں درخت کے ساتھ ٹیک لگائے اداس بیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب سے گزرا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہاں رک گیا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ آپ رات کے اس وقت جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ اس عورت نے میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں حیرانی سے دیکھتا رہا۔ میں نے اس نوجوان خوبصورت عورت سے دوبارہ یہی سوال کیا تو اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ میرے پاس اس کو دینے کے لیے اور تو کچھ نہ تھا۔ میں نے آم کی ریڑھی میں سے کچھ آم اٹھا کر اس کو دے دیے۔ اس عورت سے کہا، یہ رکھ لو، انہیں کھا کر ہو سکتا ہے تمہاری بھوک کم ہو جائے۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، دعا چاہیے۔ مجھے دعا دے دو کہ میرا کام کاروبار رزق میں برکت اور اضافہ ہو۔ اس نے مجھے ہاتھ اٹھا کر یہی دعا دی۔ نہ جانے اس کے منہ سے سنی گئی دعا سے میرے دل میں عجیب سا سکون برپا ہو گیا۔ مجھے بہت ہی تسلی ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سب بگڑے کام سنورنے والے ہیں۔ میں اس عورت کو آم دے کر اپنے راستے چلنے لگا۔
तभी इसने मुझे पीछे से फिर आवाज़ देकर रोका। जैसे मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो वो मेरे साथ साथ चलने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मुझे किसी रोशनी वाली सड़क तक पहुँचा देंगे। मैंने इससे कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ साथ चलें, मैं आपको मेन रोड का रास्ता दिखा देता हूँ। वो नौजवान औरत, खूबसूरत औरत मेरे साथ साथ चलने लगी। रास्ते में इसने मुझे बेइंतहा दुआएं दी। मैंने इसको मेन रोड तक छोड़ा, फिर मैं अपने गांव की तरफ चलने लगा। मैं जल्दी अपने घर पहुंच चुका था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अम्मा मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अम्मा ने फ़ौरन से पहले दरवाज़ा खोल दिया और मुझसे पूछने लगी कि आज काफ़ी देर लगा दी, सब ठीक तो है ना। मैंने अम्मा से कहा, जी अम्मा सब ठीक है, आज मैं शहर गया था और शहर की एक सोसाइटी में चक्कर लगा कर आया हूँ। अम्मा पूछने लगी कि कुछ फ़ायदा भी हासिल हुआ या सब बेकार हो गया। अम्मा समझ गई कि आज भी मेरे आम नहीं बिके। मैंने अम्मा से कहा कि आज सिर्फ 5 किलो आम बिके हैं। सारी सोसाइटी मारा मारा फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी 1 किलो आम तक नहीं खरीदा। फिर वापस आ रहा था कि अचानक से कोई मोटरसाइकिल पर सवार था जो मुझसे आम खरीद कर चला गया और इसी से मैंने पैसे कमाए हैं। आज मैंने सारे दिन में इसी 5 किलो के पैसे कमाए हैं। अम्मा ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, कोई बात नहीं, आज 5 किलो बिके हैं तो कल 10 किलो बिक जाएंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कारोबार में बरकत होती जाएगी। मैंने अम्मा से कहा, आज तो मुझे देर हो गई है, इसलिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। अम्मा ने कहा, सामने वाली बाजी जो सामान दे के गई थी उसमें से अभी कुछ बचा बाकी है, मैंने इसी का खाना बना लिया था। मैं जानती थी कि आज जो भी कमा के लाओगे वो कल ही इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए मैंने खाना तैयार कर लिया था। मैं खुश हो गया। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। भूख का जोर इतना था कि मेरा दिल हाथ और मुंह भी धोने को नहीं कर रहा था। मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और सारा दिन मारा मारा फिर कर मेरी बस हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अम्मा से खाना मांगा और खाना खाने लगा। खाना खाते मुझे वो औरत याद आने लगी। मैंने अम्मा से इस औरत के बारे में जिक्र किया। मैंने अम्मा को बताया कि जंगल के बीचों बीच रास्ते में औरत जो कि भूखी प्यासी बैठी हुई थी, वो रास्ता भूल चुकी थी और भूखी भी थी। मैंने इसे कुछ आम खाने को दिए और इस भटकी हुई औरत को रास्ता भी दिखाया। यही वजह है कि मुझे घर आने में देर हो गई। मैं तो बहुत वक्त पहले का शहर से निकल चुका था। मैंने अम्मा को बताया कि वो औरत मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देती गई है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही अम्मा, कि इतनी रात में वो अकेली जान इस दरख्त के पास बैठी क्या कर रही थी। अम्मा ने मुझसे कहा कि जंगल के बीच से जो शॉर्टकट रास्ता शहर को जाता है उसके बारे में बेशुमार कहानियाँ गाँव में मशहूर हैं। आज के बाद तुम कभी भी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वहाँ पर भूत प्रेत चुड़ैल और जिन्नात की कई कहानियाँ सुनी गई हैं। सुना गया है कि इस रास्ते में जिन्नात का बसेरा है। गांव के अक्सर लोग इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करते। मैंने माना कि ये शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन खतरात से खाली नहीं है, इसलिए जिस रास्ते पर खतरा महसूस हो उस रास्ते पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हें भी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। सीधे सीधे रास्ते चले जाते, इसमें कोई आधा घंटा लेट हो जाते, लेकिन खतरा किसी किस्म का नहीं होना था, क्योंकि वो सड़क रात गे तक जगमगाती रहती है। इस सड़क पर हर वक्त रौनक रहती है, गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। दोबारा मैं तुम्हें कभी भी शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करते ना देखूं। अम्मा ने मुझे इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया था। खाना खाने के बाद मैं और अम्मा चाय पीने लगे। मुझे फिर सुबह जल्दी रेडी लेकर निकलना था। मैंने बाकी फल संभाला और सोने की सुबह फजर के वक्त आँख खुली, नमाज अदा की। कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैंने अम्मा से कहा कि जल्दी से आप मुझे नाश्ता तैयार कर दें। मैं अपनी रेडी ढोलूं, पर रेडी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। मैंने अपनी रेडी को अच्छे से धोया और साफ़ करने के बाद इस पर अपना साज सामान सजाने लगा। मैंने आम को बहुत खूबसूरती के साथ पूरी रेडी पर सजा रखा था। अभी मैं रेडी सजा कर फारिग हुआ था कि अम्मा की आवाज़ आई, फारूक आकर नाश्ता खा लो। मैं जल्दी से अम्मा की पहले ही आवाज़ में सारा काम छोड़कर नाश्ता करने चला गया। आज मैंने अम्मा से कहा कि मुझे दोपहर के लिए भी कुछ खाना बांध दे, क्योंकि मुझे आज भी घर आने में देर हो जाएगी और दोपहर में मुझे भूख शिद्दत की महसूस होती है। फिर मैं खाना ना होने की वजह से सारा दिन भूखा प्यासा फिरता रहता हूँ।
और यही वजह है कि मुझे थकावट हो जाती है। भूखे पेट रेडी को धक्का तक नहीं लगाया जाता। अम्मा ने मुझसे कहा ठीक है तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दोपहर के लिए खाना खाने को बांध देती हूँ। मैंने नाश्ता किया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अम्मा की दुआओं के साथ मैंने बिस्मिल्लाह करके रेडी घर से बाहर निकाले। मैं आवाज़ लगाता हुआ सीधा चलता गया। आज मैंने अम्मा की बात को ज़हन में रखा था कि मैं शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसलिए मैं दूसरे रास्ते से शहर जाने लगा। जैसे ही मैंने दूसरे रास्ते पर डाली तो अभी दरमियान में पहुँचा था जब दोनों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। अब मैं ट्रैफिक के खुलने का इंतज़ार करने लगा। मेरा पूरा आधा घंटा इसी इंतज़ार में ज़ाया हो गया, लेकिन ट्रैफिक नहीं खुली थी। सुनने में आया कि रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है और ये अभी कई घंटों तक खुलने वाली नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अब ना मैं आगे जा सकता था और ना ही रेडी पीछे को धकेल सकता था। मेरे आगे पीछे हर तरफ ट्रैफिक भी थी। तभी मेरी नज़र कच्चे रास्ते पर पड़ी, जो कि सड़क से बिल्कुल सीधा जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा कि क्या ये रास्ता शॉर्टकट रास्ते को जा मिलता है, तो लोग कहने लगे जी जा तो मिलता है, लेकिन इस रास्ते के बारे में बहुत सारे खौफनाक बातें सुन रखी है, इसलिए इस रास्ते पर जाना बेवकूफ़ी है। मैंने लोगों की बातें गौर से सुनी ज़रूर थी, लेकिन इस पर अमल करना या ना करना वो मेरी मर्जी थी। मैंने तेज़ी से अपनी रेडी को धक्का लगाते हुए कच्चे रास्ते पर उतार दिया। अब मैं इस रास्ते पर अल्लाह का नाम लेते हुए जाने लगा। काफ़ी सफ़र करने के बाद मुझे जंगल नज़र आया। मैं जंगल के बीच अपनी रेडी को धकेलते हुए शॉर्टकट रास्ते पर पहुंच ही गया। शॉर्टकट रास्ते से मैं धक्का लगाते हुए तेज कदम शहर की तरफ निकल गया। जैसे ही मैं शहर की जाने पहुंचा तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं फिर से आज इसी सोसाइटी में जाने लगा। इस सोसाइटी में मैं जैसे ही रेडी अंदर लेकर जाने लगा तो सोसाइटी के बाहर ही मुझे एक गार्ड ने रोक लिया और मुझसे मेरा नाम पूछने लगा। मैंने इसे बताया कि मेरा नाम फारूक है और मैं आम बेचता हूँ। मैं कल भी इस सोसाइटी में आया था, लेकिन कल मुझे यहाँ किसी ने भी नहीं रोका। गार्ड बताने लगा कि मैं कल यहाँ पर नहीं था, मैं छुट्टी पड़ता और मेरी जगह जिस गार्ड को यहाँ बिठाया गया था वो गार्ड कहीं अंदर जाकर सो चुका था, इसलिए बहुत ज़्यादा शिकायत सुनने को मिली थी। तभी जिस वजह से मुझे आज वापस आना पड़ा। गार्ड से मेरी अच्छी खासी हेलो हाय हो गई थी। गार्ड ने मुझे अंदर जाने दिया और कहने लगा कि हर दरवाजे के आगे कम से कम 2-2 मिनट आप आवाज़ ज़रूर देना। बड़े लोग हैं, जल्दी आवाज़ नहीं सुनते। जैसे ही तुम्हारी आवाज़ अंदर जाएगी तो सब लोग आम खरीदने ज़रूर आएंगे। जितने मज़े के तुम्हारे आम लग रहे हैं ये तो पूरी सोसाइटी तुम्हारी रेडी खरीद लेगी। मैं खुश हो गया और 2 आम गार्ड के हाथ में थमाए। इसे कहने लगा कि यार मेरे लिए दुआ करना, मेरा कारोबार बहुत मंदा चल रहा है। दुआ करना कि मेरी ये कोशिश कामयाबी में बदल जाए। बातें करते हुए मैं अपनी रेडी धकेलता सोसाइटी के अंदर चला गया। जैसा कि गार्ड ने कहा था मैंने वैसा ही किया। हर घर के आगे 2-2, 3-3 मिनट मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन कुछ देर तक तो कोई भी कोठियों से बाहर ना निकला और किसी ने भी मेरी आवाज़ ना सुनी। कुछ दूर ही गया था कि अचानक से घर का दरवाज़ा खुला। अंदर से खूबसूरत नौजवान लड़की निकली और मुझसे कहने लगी कि भैया आम किस तरह दिए हैं। मैंने इसको आम का भाव बताया। वो बेहद खुश हुई, आम देखकर बेइंतहा खुश हुई थी। कहती सोसाइटी के लोगों का तो सबसे पसंदीदा फल आम है। मैं हैरान हूँ कि तुम्हारी रेडी अभी तक भरी पड़ी है। यहाँ पर तो कोई फ्रूट की रेडी आ जाए तो खाली हुए बगैर नहीं जाती, क्योंकि हम लोगों को फ्रूट लेने गाड़ी पर दूर जाना पड़ता है। लेकिन जब फ्रूट की रेडी अंदर आ जाए तो फिर सब लोगों की कोशिश यही होती है कि घर बैठे ही अच्छा फ्रूट ले लिया जाए। वो मुझसे बातें कर रही थी, तभी उसने मुझसे 5 किलो आम की डिमांड की। मैंने जल्दी से बिना बहस किए इसको 5 किलो आम तोल कर दे दिए। इसने मुझे मुँह का दाम दिया और फोटी में अंदर ताकि चलेगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो आज जिस दाम पे मैं चाहता था उसी दाम पे मेरे आम बिक गए हैं। मैं चंद कदम ही आगे चला था कि आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके घरों के दरवाजे खुलने लगे और सब लोग आम लेने के लिए मेरे करीब आने लगे। सब लोगों ने मुझे मुँह का दाम दिया। आज मेरी आम की पूरी रेडी खाली हो चुकी थी, सिर्फ 4 आम बाकी बचे थे। ये आम मैंने लाख कोशिश की कि किसी को वैसे ही दे दूँ, लेकिन किसी ने भी ना लिए। ऐसा लग रहा था कि ये आम किसी और के नसीब के मेरी रेडी पर पड़े रहे। मैंने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापस घर जाने लगा।
आज भी शाम का टाइम था, मेरा सारा फ्रूट बिक चुका था। अब मुझे जल्दी घर पहुंचना था। अम्मा को कुछ सौदा देता और फिर नए आम की तलाश में निकलने का सोच रहा था, क्योंकि अभी सोसाइटी के आधे भी घर नहीं हुए थे जिन्होंने मुझसे आम खरीदे थे। अभी तो बहुत सारे लोग मायूस होकर वापस घरों में चले गए थे। मैं इनसे क्या कराया था कि मैं कोशिश करूंगा कि आज ही और आम लेकर आ जाऊं, लेकिन अगर ना आ सका तो मैं वादा करता हूँ कि सुबह मैं लाजमी आप लोगों के लिए आम लेकर आऊँगा। मैं जंगल के रास्ते ही घर वापस जाने लगा, क्योंकि इधर का रास्ता तो अभी खुला हुआ नहीं लग रहा था, क्योंकि आज शॉर्टकट रास्ते पर कुछ गाड़ियाँ आती दिखाई दे रही थी। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि दूसरा रास्ता अभी तक ब्लॉक था। मैं अभी जंगल वाली सड़क से ही घर वापस जाने लगा। सड़क बेहद सुनसान थी, लेकिन आज मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं आ रहा था। मैं तेज तेज कदम चलता अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ घर जा रहा था कि अचानक से फिर इसी पेड़ के नीचे मेरी नज़र पड़ी। इसी पेड़ के नीचे आज भी वो औरत बैठी रो रही थी। जैसे मैंने नज़र डाली तो ये वही औरत थी जो मुझे कल नज़र आई थी। मैंने फ़ौरन से पहले अपनी रेडी को रोका और इसके पास जाने लगा। मैंने जाके इस औरत से पूछा कि आज भी आप यहाँ बैठी हैं या आज भी आप रास्ता भटकी है? तो वो औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और मुझसे कहने लगी कि नहीं, आज मैं रास्ता नहीं भटकी। तो मैंने कहा फिर आप यहाँ क्यों बैठी हैं और रो क्यों रही हैं? औरत कहने लगी रो तो मैं इसलिए रही हूँ कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी और बैठी मैं इसलिए हूँ यहाँ के मुझे कहीं जाना है और यहाँ सांस लेने के लिए बैठ गई थी। भूख के मारे मुझसे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा था। मेरे ज़हन में आया कि अम्मा ने आज मुझे दोपहर के लिए कुछ खाने को दिया था और मैं खुशी के मारे आज खाना खाया ही नहीं गया। वैसे भी आज मैं जल्द फारिग हो गया था, इस वजह से भूख का एहसास भी नहीं हुआ। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये खाना इस औरत को दे दूँ, ये खाना खा लेगी तो मैं घर जाकर कुछ ना कुछ खा लूँगा। इसलिए मैंने जल्दी से वो शॉपर पकड़ा और इस औरत के हाथ में थमा दिया। मैंने इससे कहा कि तुम ये खाना खा लो, ये मेरी माँ ने मेरे लिए मुझे दिया था, लेकिन मैं आज जल्दी फारिग हो गया हूँ इसलिए मैं घर जाकर खा लूँगा। तुम ये खाना खा लो। मैंने साथ जो आम बचे थे वो भी इसकी झोली में रख लिए। वो बहुत खुशी और मुझे दुआएं देने लगी। मैं इसके पास बैठ गया और मैंने इससे कहा कि तुमने कल मुझे बहुत दुआएं दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मेरा फल जो कि इतने दिनों से बिक नहीं रहा था, ख़राब होकर जा रहा था, आज वो सारे का सारा बिक गया था। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो, तुम्हारे पास अगर खाने को कुछ नहीं है तो तुम मेरे साथ मेरे घर जा सकती हो। मेरी अम्मा बहुत अच्छी है, मेरी अम्मा तुम्हें खाना भी देंगी और रहने के लिए जगह भी देगी। वो औरत खुश होगी और मेरे साथ जाने के लिए राज़ी होगी। मैंने इस औरत को अपने साथ लिया और घर की तरफ जाने लगा। ना जाने इस औरत के होते हुए मेरा सारा डर खत्म हो गया था। मुझे बिल्कुल भी इस सुनसारा सड़क से डर नहीं लग रहा था। मैं बेखौफ होकर इसके साथ अपने घर की तरफ जाने लगा। कुछ ही फासला तय करने के बाद मैं अपने घर पहुंच गया। जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अम्मा ने पूछा कौन है। जब मैंने अम्मा से कहा कि मैं फ़ारूक हूँ दरवाज़ा खोले, तो अम्मा हैरान होने की इंतहा रह गई। अम्मा ने झट से दरवाज़ा खोला और परेशान होकर मुझसे कहने लगी कि सब खैरियत तो है, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। अम्मा ने मुझे खुश देखा तो अम्मा के भी चेहरे पर एकदम से खुशी की लहर दौड़ी। अम्मा ने मुझसे कहा सब ठीक तो है। मेरे अम्मा को अपने साथ लगाया और कहा कि अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआएं हैं। अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज देखो कैसा मुआवजा हुआ, मेरी सारी रेहड़ी फल से खाली है। सारा फल हाथों हाथ बिक गया। अभी लोगों को और भी ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास फल ही ख़त्म हो गया था, इसलिए मुझे जल्दी घर आना पड़ा। मुझसे बातें करते हुए अम्मा की नज़र इस औरत पर पड़ी। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा था ये औरत कौन है? मैंने अम्मा से कहा कि सारे सवाल आप दरवाजे पर ही पूछ लेंगे, अंदर तो आने दें। हम लोग जल्दी से अंदर हुए। मैंने अपनी रेडी अंदर की और अम्मा से कहा कि ये वही औरत है जो कल मुझे भटकी हुई रास्ते में मिली थी और ये भूखी थी, मैंने इसे आम दिए थे। इसने मुझे ये दुआ दी थी कि जाओ, कल से तुम्हें अपना फल बेचने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी और तुम्हारा फल हाथों हाथ बिक जाएगा। अम्मा इसकी दुआ बहुत कमाल की है जो फ़ौरन मुझे लग गई और मेरा सारे का सारा फल हाथों हाथ बिक गया। और आज जब मैं वापस आ रहा था तो ये औरत फिर रास्ते में मुझे मिली और रो रही थी, ये भूखी थी। मैंने इसे अपना खाना दिया और फिर साथ अपने घर ले आया। अम्मा इसकी दुआ से मेरे काम में बरकत पैदा होने लगी है।
اس لیے میری التجا ہے کہ آپ اسے اپنے ساتھ اس گھر میں رکھ لیں۔ اس کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور ویسے بھی بھوکی پیاسی درد درد کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اماں نے میری ساری بات سنی تو اس عورت سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ اس عورت نے بتایا کہ میں یتیم ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، شادی ہوئی تھی، میاں نے گھر سے نکال دیا، اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ اماں کو بھی اس پر ترس آ گیا اور اماں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ عورت ہمارے ساتھ ہمارے ہی گھر میں رہنے لگی تھی۔ آج صبح جب میں کام پہ جانے کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت ریڑھی کے پاس کھڑی ہے۔ میں حیران ہوں، کیا یہ میری ریڑھی کے پاس کیا کر رہی ہے؟ لیکن جیسے ہی میں نے تھوڑا آگے ہو کر دیکھا تو وہ میری ریڑھی کو صاف کر رہی تھی اور میری ریڑھی پر آم کے ٹوکرے بڑی ترتیب کے ساتھ سجا رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا مجھے۔ یہ ایک رحم دل عورت تھی۔ میں نے اسے روکا، کیا مت کرے، میں خود کر لیتا ہوں۔ بدے میں روکنے تک وہ سارا کام نمٹا چکی تھی۔ پھر ہم نے ناشتہ کیا اور میں اماں اور اس عورت کو اللہ حافظ کرتا ہوا اپنے کام کے لیے نکلا۔ ریڑھی بائی نکالی تو وہ عورت دروازے پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کہنے لگی کہ آج بھی تمہارے صرف 4 آم ہی بچے گے اور وہ جو 4 آم بچے گے وہ میری امانت ہوں گے۔ میں ہنسنے لگا اور کہا کہ آم جتنے مرضی لینے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی نہیں، مجھے پسند نہیں، مجھے صرف وہی 4 آم چاہیے جو بچیں گے۔ میں ہاں سر ہلاتا ہوا اپنی ریڑھی کو دھکیلتا شہر کی جانب جانے لگا۔ آج بھی میں اسی سوسائٹی میں گیا تھا کیونکہ میں وہاں سے لوگوں سے وعدہ کر کے آیا تھا آم لے کر دوبارہ ضرور آؤں گا۔ جیسے ہی میں نے اس سوسائٹی میں قدم رکھا میں نے سب سے پہلے 2 آم گاڑ کے ہاتھ میں دیے اور پھر ریڑھی کو دھکیلتے ہوئے سوسائٹی کے اندر جانے لگا۔ جیسے جیسے میں آواز لگا رہا تھا ویسے ویسے میرے سب کا ہاتھ میرے ارد گرد جمع ہو رہے تھے۔ میں نے ایک جگہ جا کر ریڑھی کو روک لیا تھا اور اب سب میری ریڑھی پر ہی آ رہے تھے۔ سب نے جھٹکے پھٹکے میرے سارے آم خرید لیے۔ آج تو میں پہلے سے بھی زیادہ جدی فارغ ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ میرا کام جو کہ بالکل ہی بند ہو چکا تھا اور میں مارا پٹتا تھا اب کیسے تیز چل رہا تھا کہ مجھے خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری ہی ریڑھی ہے اور میرے ہی آم جو ہاتھوں ہاتھ بک رہے ہیں۔ پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کل سے بھی زیادہ جلدی کر واپس جانے کے لیے نکلا۔ جیسے ہی میں سنسان سڑک پر پہنچا اور تیز تیز کر قدم گھر سے جانے لگا تو مجھے پھر درخت کے نیچے وہی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اب تو وہ بے حد حیران تھی کیونکہ میں تو اسے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ اب تو وہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ پھر وہ اس درخت کے نیچے کیسے آئی اور یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی حیرت تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور جا کر پوچھا اب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو گھر تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں یہاں اپنے آم لینے آئی ہوں، جو 4 آم تم نے بچائے ہیں وہ لینے آئی ہوں۔ میں نے ریڑھی پر نظر ڈالی تو میری ریڑھی پر 4 آم ہی پڑے تھے۔ میں نے وہ آم اٹھائے اور اس عورت کے ہاتھ میں دے دیے، لیکن میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا یہ سوچنے کے لیے کہ آخرکار یہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ میں نے جب اسے پوچھا کہ کیا آج بھی آپ راستہ بھٹک گئی ہیں تو مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، راستہ تو نہیں بھٹکی، ہاں راستہ روک کے ضرور کھڑی ہوں۔ میں حیران اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ آج اس کے پاس آس پاس ایسا کیا مانا ہوگا جو یہ مجھے لگاتی۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی گھر کی جانب آنے لگی۔ کچھ ہی فاصلہ رہ گیا تھا گھر پہنچنے میں۔ جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، عورت غائب ہو چکی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اسی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں اسے اندر دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا۔ وہ عورت مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے، آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئے ہو؟ میں نے اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا اور سیدھا گھر کے اندر ریڑھی کو دھکیلتا ہوا چلا گیا۔ اماں کے پاس گیا اور اماں سے جا کر کہنے لگا کہ کیا یہ عورت سارا دن گھر سے باہر نکلی تھی؟ اماں نے مجھے بتایا کہ نہیں، یہ تو میرے ساتھ کام کر رہی تھی اور یہ سارا دن گھر ہی رہی ہے، سارا گھر کا کام اسی نے کیا ہے۔ یہ بہت نیک اور اچھی عورت ہے، احساس کرنے والی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اماں نے میری پریشان ہونے کی وجہ جاننا چاہی تو میں نے اماں کو بھی کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں جا کر سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عورت ایک ہی وقت میں تو جگہ پر موجود ہے۔ میں کافی دیر یہ سوچتا رہا لیکن مجھے کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی۔ تھک کر میں اٹھا اور اب ماں سے جا کے کھانا مانگنے لگا۔ آج کھانا بھی اسی عورت نے پکایا تھا۔ کھانا بہت مزے کا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔
फिर से वही सोचने लगा। इन्हीं सोचों ने मुझे आ घेरा। ना चाहते हुए भी मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। बहरहाल मैंने इस बात को अपने सर में से ज़्यादा सवार ना किया था और इसे अपनी बहन समझते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह जब मैंने अपने अपने काम के लिए जाने लगा तो इस औरत ने मुझे फिर यही दुआ देकर घर से रुखसत किया। मैं कल वाला वाक़या अपने ज़हन से निकाल चुका था। मैं मुस्कुराता हुआ अम्मा और इस औरत को अल्लाह हाफ़िज़ करता हुआ अपने काम के लिए निकला। आज मैंने अपनी सोसाइटी का रुख चेंज करना था, इसलिए मैं दूसरी सोसाइटी में जाने के लिए तेज़ कदम चलता रहा। अब मैं जल्दी दूसरी सोसाइटी में पहुंच गया था। हाँ, तो मुझे आवाज़ भी लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। एक काम वाली जो कि काम कर रही थी, उसने जब भी मुझे रेडी को सोसाइटी के अंदर धकेलते हुए देखा तो दौड़ी अंदर गई और जाकर अपनी मालिकन से कहा कि आम वाला आया है। मालिकन जल्दी से घर से बाहर निकली और आकर मुझसे आम के दाम पूछने लगी। मैंने आज आम के दाम काफ़ी बढ़ाकर बताए थे, क्योंकि आज का आम बहुत ही शानदार था, बहुत मीठा और बड़े साइज़ का। इस औरत ने बगैर कोई बहस किए मुझे मेरे मुंह मांगे दाम देकर आम खरीदने लगी। मुझे हैरत हो रही थी और साथ ही साथ बेहद खुशी भी थी कि मैं आज कल जो कुछ मुँह से निकालता हूँ वो पूरा हो जाता है। लेकिन ये किसकी दुआ का नतीजा था, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे इस काम के पीछे बहुत से लोगों की दुआएं थी। मैं सबको ही इस काम में बरकत की विधा मानता था। सबसे हैरत की बात ये थी कि मैं आज पहले 2 दिन से बहुत जल्दी फारिग हो गया था और मेरी रेहड़ी पर आज भी सिर्फ 4 आम बचे थे। मैं हैरत ज़दा था कि सारा आम माल बिक जाता है, ये 4 आम रोज़ाना बच जाते हैं। इसकी क्या वजह है, मुझे उस बात की समझ नहीं आ रही थी। ये 4 आम मैं इसी औरत को देता था, इसलिए आज मैंने दिल में ये बात ठान ली थी कि मैं आज जाकर इससे इन 4 आम के मुतल्लिक बात ज़रूर करूँगा। जैसे मैं घर के लिए रवाना हुई तो आज भी मेरी नज़र इसी दरख्त पर पड़ी। मैं इस दरख्त के करीब से गुजरा तो इस दरख्त के नीचे कोई भी नहीं बैठा था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो मुस्कुराते हुए इसने अपने मुंह से मेरा नाम लिया, फारूक, आज भी तुम जल्दी फारिग हो गए हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने पीछे मुड़ कर ना देखा और तेज़ कदम चलता हुआ घर के तरफ जाने लगा। घर के पास पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही औरत ऐसा सा कदम चलती मेरी तरफ आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मैं घर के पास पहुंच गया हूँ और घर का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ तो अचानक से गायब होगी। आज तो ये मेरा वहम नहीं था, आज तो ये हकीकत थी, क्योंकि मैं बहुत ही होशोहवास में आज भी इसे देखा था। आज ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैं ये दिल में सोचता हुआ और दरवाज़ा खटखटाने लगा कि अंदर से अम्मा ने दरवाज़ा खोला। मैंने दरवाज़ा खोलते ही अम्मा से कहा कि वो औरत कहाँ पर है। अम्मा मुझसे कहने लगी कि अंदर काम कर रही है। मैंने अम्मा से कहा कि नहीं, वो अंदर नहीं है, वो भी मेरे साथ मेरी रेडी के साथ साथ चलती हुई खड़ा रही थी। अम्मा ने कहा कि फारूक, वो तो सारा दिन घर से नहीं निकलती, सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती है, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। मेरी घबराहट देखते हुए अम्मा ने इस बात का तो अंदाज़ा लगा लिया था कि कोई ना कोई मसला ज़रूर है, लेकिन है तो ये तो किसी को भी मालूम था। मैं जल्दी से अंदर गया। मैंने 4 आम इस औरत के हाथ में दबाए और गुस्से से इसे कहने लगा कि आखिर तुम कौन हो, एक ही वक्त में 2 जगह तुम कैसे मौजूद हो सकती हो। कल भी मैंने तुम्हें दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखा था, आम पकड़ाए और काफ़ी देर तक मैं तुम्हारे साथ बातें करता रहा, घर जलाया, लेकिन अचानक से तुम गायब हो गई हो। आज भी तुमने ये सब कुछ किया। मैं जब वो सुनसान रास्ते से गुजरा तो तुम वहाँ पर नहीं बैठी थी, लेकिन आधे रास्ते में तुम मेरे पीछे आने लगी। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचा तो तुम फिर गायब हो गई। आखिर ये माजरा क्या है। मैंने इस औरत से कहा कि मुझे सब सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। इतना कुछ होने के बाद भी इस खूबसूरत औरत ने मेरी किसी भी बात का जवाब ना दिया। मैंने इसे घर छोड़कर चले जाने को कहा और वो जाने लगी। अम्मा ने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अब मेरे कहने पर से वो औरत घर छोड़कर चली जा चुकी है। सो मेरी आँख खुली तो दिन चढ़ चुका था। मैं बेहद हैरान हुआ कि आज मेरी आँख लेट क्यों खुली।
खैर मैं जल्दी से रेडी की तरफ गया और रेडी को साफ करके जाने लगा। रेडी को पकड़ा और घर से बाहर आम बेचने के लिए निकल गया। आज मैं इस सुनसान रास्ते से नहीं गया था, मैं सीधे सीधे रास्ते से बहुत लंबा सफर करके आखिरकार शहर पहुंच गया। शहर में जाकर मैंने इसी सोसाइटी में गया जहाँ मैं कल गया था, लेकिन मेरा एक भी आम ना बिका। मैं आवाज़ें लगा लगा कर थक गया था। जिन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि हम आपसे आम खरीदेंगे, आज वो लोग भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। मैंने एक एक करके घर का दरवाज़ा खटखटाया और इन्हें बताया कि मैं आम लेकर आया हूँ, अब आकर ले लो। तो सब लोग ऐसे मुझे घूर रहे थे जैसे उन्होंने मुझे इस सोसाइटी में पहली दफ़ा देखा हो। लोग ऐसी बातें कर रहे थे जैसे मैं इन्हें आम नहीं कोई जहर की पूरियाँ बेच रहा हूँ। सब लोग मेरे ऊपर टूट पड़े और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें नहीं मालूम कि सोसाइटी में कोई भी रेडी लेकर नहीं आता। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ क्योंकि कल ही तो मैं सोसाइटी में आम बेच कर गया था और आज ये लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होने लगा। सोसाइटी वाले ने मुझे धक्का देकर सोसाइटी से बाहर निकाल दिया। सोसाइटी के गार्ड ने भी मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी की बद्दुआ लग गई हो। मेरा काम पहले की तरह रुक चुका था। मेरा आज एक भी आम नहीं बिका था। मुझे बहुत अंधेरा होने लगा, लेकिन मैं 1 रुपए की भी कमाई ना कर पाया था। मैं रोने लगा और क्या करने लगा कि ये कैसी साजिश है। मैं सोचने लगा कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से मेरा काम इस तरफ हो गया है। मैं रोई जा रही थी कि अचानक से मेरी आंखों के सामने वही औरत आने लगी और मैंने दिल में सोचा कि जब से वो औरत मेरे घर में आई है तब से मेरा रोज़ी रिज़्क़ का काम अरूज पर था। लेकिन आज जब कि मैंने इसे घर से निकाल दिया है और वो घर में नहीं है तो मुझे ये ज़लालत देखने को मिल रही है। मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि इस औरत का कोई ना कोई तो मेरे काम में हिस्सा था। किसी न किसी तरह वो औरत मेरे काम से जुड़ी हुई थी। मैं इसको तलाश करने लगा। मैं इसी सुनसान सड़क पर तेज कदम चलने लगा कि शायद मुझे वो औरत इसी रास्ते पर सड़क पर मिल जाए, लेकिन मुझे वो औरत जहाँ कहीं पर भी नजर ना आए। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और दिल में दुआ करने लगा कि एक दफ़ा मुझे वो औरत नज़र आ जाए, मैं दोबारा कभी भी इसके साथ ऐसा सलूक नहीं करूँगा। मैंने इसे हर जगह से तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिली। मैं मायूस होकर घर की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंचा तो वो औरत मेरे घर के दरवाजे के आगे बैठी रो रही थी। मैं जल्दी से इसकी तरफ जाने लगा और जाते ही मैंने इससे पूछा कि तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं हुई। आज मेरी 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। वो मुस्कुराने लगी और अपने आंसू साफ करके कहने लगी, मेरे पास कुछ नहीं था और तुमने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खुलवाया और इसका बाजू पकड़ कर इसे घर के अंदर ले गया और जाकर अम्मा के सामने बैठा दिया। मैंने इससे पूछा कि आखिरकार तुम कौन हो, अपनी असलियत बताओ, क्योंकि जब तुम मेरे साथ रही हो मेरा काम बहुत अच्छा चला, लेकिन आज जबकि तुम मेरे साथ नहीं थी और मैं तुम्हें घर से निकाल चुका था, आज मेरा 1 रुपए का भी आम नहीं बिका। आज हमारे घर में फिर वही फाका है जो कि चंद हफ्ते पहले था। मेरे सारे सवालों का एक ही जवाब उसने दिया। इस औरत ने बताया कि मैं एक जिनजाती हूँ। भूख की वजह से मैं भटक गई थी। मुझे सच में रास्ता याद नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ जाना है। जब तुमने मेरी भूख मिटाई उस वक्त मैं मेरा साथ दिया, जबकि मुझे कोई भी रोटी का एक नवाला भी नहीं देने को तैयार था। तुमने मेरा एहसास किया और मुझे खाने के लिए आम दिए। तभी मैंने दिल में की बात सोच ली थी कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तुम्हें तरक्की की राहों पर लेकर जाऊंगी। ये वजह थी कि मैं किसी बहाने से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आकर रहने लगी थी। इसके मुंह से जब मैंने जिनजादे के अल्फाज सुने तो मेरी रूह तक कांप उठी थी। अम्मा भी डर के हमारे 2 कदम पीछे हट गए। उसे तसल्ली देते हुए कहा कि मैं नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक अच्छे जिन्नात के कुम्बे से ताल्लुक़ रखती हूँ और लोगों की मदद करने के लिए आई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही बेहिस और खुदगर्ज हैं तभी मैंने वापस जाने का सोचा। लेकिन भूख इस कदर लगी हुई थी कि मुझे वापसी का रास्ता भी याद नहीं आ रहा था। और जब मैंने तुम्हें परेशान हाल देखा और देखा कि तुम दिल के कितने अच्छे हो तो तुम्हारी मदद करने लगी। मुझे ये समझ आ गई थी कि ये जितनी तरक्की और जितना कारोबार मेरा चमक रहा था ये सब इस जिनजादी की दुआओं की वजह से था, इसकी मौजूदगी की वजह से था। मैंने इससे माफ़ी मांगी और इसे अपने घर में हमेशा के लिए जगह दे दी। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ है और इसकी मौजूदगी से इसकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तरक्की दी कि मेरे आज आम के अपने बागात हैं और मैं गांव छोड़कर शहर आबाद हो गया हूँ।
اتنا بڑا گھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. اماں نے ایک اچھی زندگی کے ساتھ میری شادی کر دی تھی. میں اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بے حد خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے جن زادی جیسی نعمت سے نوازا. ہاں تو ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کہانی بہت اچھی لگی ہوگی. اس لیے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لو اور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لو تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی سے پہنچ سکے. تو اپنی دعا میں یاد رکھیں گا، اپنا بہت سا خیال. اوکے، اللہ حافظ.